रहीम स्टार्ट करते हैं कैटिंग के चैप्टर 50 की पार्ट 1 की वीडियो को। इंट्रोडक्शन में थोड़े से फिजिक्स के प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हुए हैं ताकि आगे से हम विजन को अच्छे से समझ सकें। तो देखते हैं पहले प्रिंसिपल्स को। पहले हम देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझने के लिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, देखो लाइट की ना एक स्पीड है, डेफिनेट सी बात है, हर मीडियम में उसकी स्पीड है वो वेरी करती है। लाइट की सबसे ज़्यादा स्पीड होती है एयर में। अब लाइट ट्रेवल तो ग्लास के थ्रू भी करती है, वाटर के थ्रू भी करती है, सारे ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस के थ्रू करती है, लेकिन जो दूसरे सब्सटेंसेज हैं जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उनमें लाइट की स्पीड थोड़ी होती जाती है। ठीक है, तो अगर मैंने किसी भी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। मिसाल के तौर पे जो एयर में स्पीड ऑफ लाइट है वो है हमारे पास 3 लाख, ठीक हो के बाद, और कोई और मीडियम है जिसमें लाइट की स्पीड है मिसाल के तौर पे 1.5 लाख, यानी 1,50,000। तो जब मैं ये देखूंगा तो इसमें स्पीड देखो हाफ है, सही हो गया बात। तो 3 लाख डिवाइड बाई 1.5 लाख इज इक्वल्स टू 2। इस सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है 2, ठीक हो गया बात। अब एक और चीज़ देखिएगा, जितनी किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा। समझ आ गई बात, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नीचे डिनोमिनेटर में मौजूद है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम डिनोमिनेटर में मौजूद है। अब मिसाल के तौर पे मैंने देखना है कि यार ग्लास में क्या होती है, आपके पास ग्लास का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो मैं कहूँगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। मेरे पास ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। जितना कोई डेंस मटीरियल होगा उतनी ही उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, उतना ही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा। तो मैं कह सकता हूँ किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? यानी बात है स्पीड ऑफ लाइट एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ठीक है, सबसे कम एयर का होता है और बाकी सारे सब्सटेंसेस का उससे ज़्यादा ही होता है, क्योंकि बाकी सारे सब्सटेंसेस में लाइट की स्पीड कुछ ना कुछ कम ही होगी। ये आ गया हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं जब लाइट एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ट्रेवल करती है, यानी कि पहले जारी बात है जब वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाएगी, मिसाल के तौर पर लाइट एयर से ग्लास में चली गई, तो पहले उसकी स्पीड कुछ और थी, अब उसकी स्पीड कुछ और है। तो डेफिनेट सी बात है कि जब वो मीडियम चेंज करेगी उसकी स्पीड चेंज होगी, सही होगी बात। एक तो स्पीड चेंज कर देती है, दूसरा उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है। वेव फ्रंट्स मिसाल के तौर पे अगर पहले लाइट हमारे पास ट्रेवल कर रही थी, ये आपके पास इससे आगे ना ग्लास है, तो पहले लाइट यूँ ट्रेवल कर रही थी, अब आगे लाइट जो है ना वो यूँ ट्रेवल कर रही है। तो आप देख सकते हैं वेवलेंथ उसकी कम हो गई है, जिसकी वजह से लाइट की स्पीड भी कम हो जाती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो ना लाइंस बनाई हुई हैं ये एक वेव शो कर रही हैं। तो ये देखो पहले बड़ी बड़ी वेव्स हैं और मीडियम के अंदर छोटी छोटी वेव्स बनना शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो जब मीडियम में चेंज हो गया, स्पीड उसकी स्लो हो गई, तो याद रखिएगा आपके पास वेवलेंथ शॉर्ट हो गई, स्पीड आपके पास चेंज हो गई। जब हम एक स्पीड से दूसरी स्पीड में जाते हैं, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, तो कई दफ़ा लाइट की रिफ्रैक्शन हो जाती है, यानी लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब ये वाला क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखिएगा, अगर तो बिल्कुल स्ट्रेट हम जिसमें एंटर हो रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट किसी मीडियम में एंटर हो रहे हैं, उस केस में तो लाइट की रिफ्रैक्शन नहीं होती, सही है। लेकिन अगर जो मीडियम में चेंज आ रहा है, ये एयर है, ये ग्लास है, मीडियम में जो चेंज आ रहा है वो जो भी आपके पास बाउंड्री बन रही है वो बाउंड्री स्लंटिंग हो, एंगुलेटेड हो, तो आप देख सकते हैं कि लाइट भी चेंज हो जाती है, लाइट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, सही होगी बात। इसकी एग्जांपल मैं बिल्कुल इसी तरह से देता हूँ, क्योंकि अच्छा में बात यह है ना, लाइट को वो यहाँ पे कह रहे हैं कि लाइट को अपनी जो वेव फ्रंट है उसके परपेंडिकुलर चलना होता है। वेव फ्रंट का मतलब ये जो वेव फ्रंट बन रहा है, देख रहे हो आप, वेव फ्रंट यूँ है और लाइट यूँ जा रही है, तो हमेशा लाइट अपने वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर चलती है, सही होगी बात। यानी आप यूँ कह सकते हो कि सारी जो वेव्स हैं या सारी जो बीम्स हैं वो बराबर चलती हैं, ठीक है। अब आगे जाने के बाद ना देखो, जो इस तरफ वाली बीम थी वो स्लो हो गई, आगे ऊपर वाली भी जाई जा रही है। तो अगर मीडियम के अंदर देखा जाए तो वेव फ्रंट थोड़ा सा टिल्टेड हो गया। इसकी एग्जांपल मैं आपको कार्स से देता हूँ। ये मिसाल के तौर पर समझिएगा, एक रोड पे ना काफ़ी सारी गाड़ियाँ जा रही हैं। जब ये स्ट्रेट जा रही हैं तो इस वक्त गाड़ियाँ यूँ हैं, इनकी डायरेक्शन यूँ है, तो मैं कह सकता हूँ कि गाड़ियाँ बिल्कुल बराबर जा रही हैं एक दूसरे के, ठीक है। अब यहाँ पे बंदे खड़े हुए जो गाड़ी से कहते हैं यार अपनी स्पीड स्लो कर लो, सही है। अब ये गाड़ी आ रही थी, यहाँ पे इस बंदे ने इस गाड़ी को कह दिया अपनी स्पीड स्लो कर दो, ये गाड़ी स्लो हो गई, लेकिन ये तेज़ चलती रही। इसको थोड़ा आगे जाके एक बंदे ने कहा यार तुम भी स्लो हो जाओ, फिर इसी तरह थोड़ा आगे जाके इसको भी एक बंदे ने स्लो कर दिया, थोड़ा आगे जाके इसको भी एक बंदे ने स्लो कर दिया, थोड़ा आगे जाके अल्टीमेटली अच्छा ये सबसे ज़्यादा तेज़ भागती है, एंड में जाके इसको भी कह दिया कि यार तुम भी स्लो हो जाओ, सही हो की बात। जब इस तरह से होगा, किसी को पहले स्लो होने का कह रहे हैं, किसी को बाद में स्लो होने का कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई गाड़ी आगे निकल जाएगी, कोई पीछे रह जाएगी, ऐसी बात है ना। अगर मैं यहाँ स्पॉट्स के देखूँ तो ये देखो एक टाइम पे तो सारी गाड़ियाँ बराबर थी, लेकिन फिर ये वाली स्लो हो गई,
तो यानी कि कुछ टाइम बाद इसने सिर्फ इतना से ट्रैवल डिस्टेंस किया, जबकि ये वाली यहाँ तक पहुँची हुई थी, ये वाली यहाँ तक पहुँची हुई थी, क्योंकि वो तो अभी तेज़ जा रही हैं। फिर इसने सिर्फ इतना से ट्रैवल, ये तो स्लो हो चुकी है ना बेचारी, इसने सिर्फ इतना से ट्रैवल डिस्टेंस किया, डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये यहाँ तक पहुँच गई, ये यहाँ तक पहुँच गई, उसके बाद ये भी स्लो हो गई। अब ये भी छोटा सा डिस्टेंस तय कर रही है, ये भी छोटा सा डिस्टेंस तय कर रही है, ये अभी भी तेज़ भाग रही है, सही के बाद, और अल्टीमेटली ये वाली भी स्लो हो गई है। तो आप देख सकते हैं चूँकि ये पहले स्लो हुई थी इसलिए पीछे रह गई, ये एंड में स्लो हुई थी आगे रह गई। अब गाड़ियाँ कुछ इस तरह के डायरेक्शन में आ चुकी हैं। अब अगर ये गाड़ियाँ सीधी ही जाती रही तो क्या ये एक लाइन में भागेंगी? नहीं, इनकी तो लाइन आगे पीछे हो जाएगी। हमने कहा था हमने गाड़ियों को एक ही लाइन में ड्राइव करना है, तो फिर नतीजा हल ये निकला कि हमने कहा बजाय इसके कि ये गाड़ियाँ सीधी जाती रहे ना, गाड़ियों से को अब ये इस रुख में आना शुरू हो जाए। जब ये गाड़ियाँ इस रुख में रन करना शुरू करेंगी, ऐसे आना शुरू होगी, तो आप देख सकते हैं अब दोबारा ये सारी गाड़ियाँ बराबर हो जाएंगी। ठीक है, जब ये इस तरह, अब तो सारी स्लो हो चुकी है ना, अब स्लो होने के बाद जब ये इस तरह से आएंगी तो दोबारा सारी गाड़ियाँ बराबर हो जाएंगी। वेरी सिमिलरली यहाँ पे भी काम हुआ था। सही होगी बात। अब आपने कुछ और चीज़ों को समझना है। अच्छा, अब चूंकि किसी को पहले रोका किसी को बाद में रोका, इसलिए इनको मुड़ना पड़ा है। अगर सारियों को हम एट अ टाइम एक ही वक्त में रोकते, सारियों को एक ही टाइम पे कहते कि स्लो हो जाओ, तो फिर सारी बात है आगे भी गाड़ियाँ बराबर रहती है, कोई उनको फ़र्क ना पड़ता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब बराबर होती है तो मतलब एक ही बिल्कुल सामने परपेंडिकुलरली रोका जाए सॉरी, तो चूँकि सारी वेव्स को एक ही स्पीड से रोक रहे हैं तो ये जो लाइट की बीम है वो आपके पास स्ट्रेट जाती रहती है। यहाँ बात समझ आ गई? अच्छा, अब एक दो ज़रा और चीज़ों को देखिएगा। पहली बात ये है कि जब आप एक डेंसर मीडियम में जा रहे हो, लाइट आपकी डेंसर मीडियम में जा रही है, इसका मतलब लाइट स्लो हो रही होती है। ठीक है, इस वक्त ये जो पूरी लाइट जा रही है ये किस तरफ बेंड होगी? दो तीन बातें अगर आप याद रख लें, बड़ा आसान है, दो तीन तरीक़ों से आप इसको याद रख सकते हैं। पहली तो बात ये है, जब भी लाइट स्लो हो रही होती है ना, जो साइड पहले स्लो हो जाए लाइट उस तरफ को बेंड होती है। ठीक है, जिस तरह ये वाली गाड़ी पहले स्लो हो गई थी, अब आप देख सकते हैं आगे जाकर सबको इस तरफ को जाना पड़ रहा है। तो जो साइड पहले स्लो होती है ये उस तरफ को ट्रैवल करता है। ये वाली बात याद रखिएगा, जो पहले स्लो हो रही है। ठीक है, अब अगर तो हम डेंसर मीडियम में जा रहे हैं तो पहले स्लो कौन सी होती है? जो पहले टच कर रही है। और अगर हम किसी मिसाल के तौर पे ग्लास से वाटर में जा रहे हैं, अगर हम ग्लास से वाटर में जा रहे हैं यानी ऐसे मीडियम में जा रहे हैं जहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, तो फिर जाहिर बात है जो गाड़ी सबसे एंड में टच करेगी वो गाड़ी सबसे ज़्यादा टाइम के लिए स्लो रहेगी। ये चलो फिलहाल ये वाली बात अगर आपको नहीं समझ में आती तो इसको गोली मारो। अभी बस इतना देख लो कि जब हम डेंसर मीडियम में जा रहे होते हैं तो जो बीम, जिस साइड की बीम पहले टच करती है सारी लाइट उसी तरफ को बेंड हो जाती है। पहली बात तो ये समझ लो। ठीक है, ये एक तरीके से आपको समझ में आ गई। इसी को समझने का एक और तरीका भी है, वो क्या? ये जो आपके पास बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री का लो परपेंडिकुलर, जिस तरह ये आपके पास बाउंड्री थी, मैंने इस बाउंड्री का ले लिया परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर तो लाइट डेंसर मीडियम में जा रही है तो लाइट की बेंडिंग टूवर्ड्स द परपेंडिकुलर होगी, और अगर लाइट आपके पास दूसरे मीडियम में जा रही है यानी कि किसी हल्के मीडियम में जा रही है, ऐसे मीडियम में जा रही है जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा है, तो हमेशा बेंडिंग अवे फ्रॉम द परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इन गाड़ियों को सीधा जाना चाहिए था, परपेंडिकुलर इस तरफ है, चूँकि ये एक डेंसर मीडियम में गई है तो ये टूवर्ड्स द परपेंडिकुलर इनकी बेंडिंग हो गई है। समझ रहे हैं बात को? ये देखें, टूवर्ड्स द परपेंडिकुलर। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये जो आपके पास बाउंड्री है, इस बाउंड्री का परपेंडिकुलर कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं टूवर्ड्स द परपेंडिकुलर बेंड हो गई। यहाँ तक बात आपको आई होप सो का समझ में आ चुकी है। ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। नंबर एक, जो साइड पहले स्लो हो रही है बेंडिंग उसकी तरफ होगी। दूसरा याद रखिएगा कि बेंडिंग हमेशा टूवर्ड्स द परपेंडिकुलर होती है। अच्छा, कितनी बेंडिंग होगी ये आपके पास दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है। नंबर एक, जो बाउंड्री है उसका एंगल कितना है। अगर बड़ा एंगल होगा तो ज़्यादा बेंडिंग हो जाएगी, अगर हल्का सा टेढ़ा एंगल है तो बहुत थोड़ी बेंडिंग होगी। ठीक है, एंगल पर डिपेंड करता है। और नंबर दो, इन दोनों मीडियम्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फ़र्क कितना है। ठीक है, लाइट की स्पीड को कितना इफेक्ट कर रहे हैं दोनों मीडियम्स, तो ये दो फैक्टर्स होंगे जो कि इस चीज़ को इफेक्ट कर रहे होंगे बेंडिंग कितनी होगी। सही होगी बात? अगर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में 19-20 का फ़र्क है, यानी दोनों मीडियम में लाइट का बहुत थोड़ा डिफरेंस है, तो सारी थोड़ी बेंडिंग होगी। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ज़्यादा बेंडिंग होगी। ओके होगी बात? तो जी अब हम देखते हैं इस रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन। इस रिफ्रैक्शन की वजह से हमने देखा कि जो कन्वेक्स लेंसेज होते हैं वो लाइट को कन्वर्ज कर देते हैं, यानी बीम्स को इकट्ठे मिला देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लाइट सीधी आ रही थी वो तो सीधी आती रहेगी, उसको तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जो थोड़ी साइड पे आ रही थी उसको थोड़ा सा एंगल मिला है, उसको दो मीडियम चेंज हो रही है ना, ये एयर है ये ग्लास है, तो मीडियम चेंज में उसको थोड़ा सा एंगल मिला इसलिए वो थोड़ी सी बेंड हो गई। जो ज़्यादा दूर थी उसको ज़्यादा बड़ा एंगल मिला, वो ज़्यादा बेंड हो गई। जो और दूर थी उसको और बड़ा एंगल मिला, वो और ज़्यादा बेंड हो गई।
ठीक है बात। अच्छा अब यहाँ पे कौन चीज़ भी आप देख सकते हैं, जब एयर से ग्लास में गई ये भी एक मीडियम चेंज है, यहाँ पे बेंडिंग हुई होगी। फिर जब दोबारा ग्लास से एयर में गई लाइट तो ये भी एक मीडियम चेंज है, यहाँ पे भी कोई ना कोई बेंडिंग हुई होगी। तो यानी कोई भी कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो वहाँ पे डबल बेंडिंग हो रही होती है, 2 दफ़ा बेंडिंग हो रही होती है, जिसके नतीजे में आपके पास कोई भी चीज़ बन रही होती है। अब हम ये 2 दफ़ा की जो बेंडिंग है ना इसको भी समझते हैं। ये देखिएगा मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल लो जी, ये मैंने एक कन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर ली है, ये हमारे पास सारी लाइट बीम्स जो है वो पैरेलल आ रही हैं। एक बात तो मैंने आपको पहले बताई थी, आमतौर पे बेंडिंग उस साइड पे होती है जो साइड पहले स्लो हो रही है, ठीक है। तो इस केस में मुझे बताओ, पहले ये वाली बीम टच होगी, ये बाद में टच होगी, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, तो सबसे पहले दरमियान वाली बीम टच हो रही है, इसका मतलब है सारी लाइट जो है वो दरमियान की तरफ आएगी, ठीक है। ये तो मैंने आपको वैसे एक टिप बता दी, वैसे एक फार्मूला बता दिया, सही होगी बात। अब जो दूसरी वाली बात बताई थी परपेंडिकुलर वाली, वो याद रखिएगा, क्या बताई थी, जब हम डेंसर मीडियम में जाते हैं तो बेंडिंग टूवर्ड्स द परपेंडिकुलर होती है, और जब लाइटर मीडियम में जाते हैं तो बेंडिंग अवे फ्रॉम परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अब देखो जी, ये हम आ रहे हैं, ये तो वैसे ही सीधी है तो सीधी गुजर जाएगी, ओके होगी बात। अब ये आ रही है, ये डेंसर मीडियम में जा रही है, ठीक है, लेंस डेंसर मीडियम है ना, तो यहाँ पे बेंडिंग होगी टूवर्ड्स द परपेंडिकुलर। ये मैंने ब्लू कलर का परपेंडिकुलर शो किया हुआ है, ठीक है। तो बजाय इसके कि लाइट स्ट्रेट जाती डॉटेड लाइन की तरह, वो थोड़ी सी बेंड होगी टूवर्ड्स द परपेंडिकुलर। अगर आप दूर देखो तो यहाँ पे भी बजाय इसके कि लाइट स्ट्रेट जाती, यहाँ पे परपेंडिकुलर कुछ इस तरह का बन रहा है, ठीक है। तो लाइट थोड़ी सी बेंड हो गई है परपेंडिकुलर की तरफ। जितना दूर जाते जा रहे हैं उतना बड़ा एंगल मिल रहा है, क्योंकि लेंस उतना ज़्यादा मुड़ा हुआ है ना वहाँ पे, उतना बड़ा एंगल मिल रहा है और लाइट उतनी ही ज़्यादा रिफ्रैक्ट हो रही है। ये तो हमने देख लिया इस एज पे, गुड हो गई बात। तो ये आपको बात। अब आते हैं दूसरे एज पे। अगर दूसरे एज पे मैं देखूँ तो ये लाइट मिसाल के तौर पे आ रही थी, ये रिफ्रैक्ट हो गई, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गई, इसकी बेंडिंग हो गई। अब जो आपके पास परपेंडिकुलर है वो बन रहा है यूँ, लेकिन अब ये डेंसर से लाइटर मीडियम में जा रही है, अब ये स्लो से फास्ट मीडियम में जा रही है, तो अब ये परपेंडिकुलर से दूर जाएगी बीम, ठीक है। अगर डेंसर मीडियम में जाए तो बेंडिंग होती है टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर, और अगर दूसरी मीडियम में जाए तो बेंडिंग होती है अगेंस्ट द परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बजाय इसके कि लाइट स्ट्रेट जाती या ये परपेंडिकुलर की तरफ बेंड होती, ये परपेंडिकुलर से दूर बेंड हो गई है, तो ये इस तरफ को चली गई। ये सारी ये भी परपेंडिकुलर इस तरफ था, लाइट बीम उस तरफ को बेंड हो गई, परपेंडिकुलर इस तरफ को था, लाइट बीम उस तरफ को बेंड हो गई। तो करते कराते आप देखते हैं कि सारी लाइट जो है वो एक पॉइंट पे आके जमा हो जाती है, ठीक होगी बात। तो हम ये कन्वेक्स लेंस में कहते हैं कि सारी लाइट एक ही पॉइंट पर जमा हो जाती है। दूसरी तरफ, अच्छा ये जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को हम बना देते हैं फोकल पॉइंट, यहाँ पे उन्होंने लिखा भी होगा फोकल पॉइंट, ठीक होगी बात। और आपको ये पता है हाफ ऑफ द बेंडिंग इस एज पे हुई है, बाकी हाफ ऑफ द बेंडिंग इस एज पे हुई है, ये भी लाइन यहाँ पे लिख दी थी। ये तो हो गया हमारे पास कन्वेक्स लेंस। फिर इसी तरह हमारे पास होता है एक कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में भी आपके पास यही होगा कि बेंडिंग आपके पास 2 साइड्स पे होगी, पहले आपके पास इस तरफ बेंडिंग होगी, फिर आपके पास इस तरफ बेंडिंग होगी, ठीक है। लेकिन इसमें बजाय इसके कि लाइट्स बीम्स बराबर होएं, लाइट बीम्स एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पे डाइवर्ज हो जाती है लाइट बीम्स, सही होगी बात। वो अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी बनता है। लेकिन एक जो शॉर्ट फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जिस तरफ की लाइट पहले स्लो होती है बेंडिंग उस तरफ को होती है। तो यहाँ पे देखो पहले ये वाली लाइट लगेगी, यानी कि ये पहले स्लो हो जाएगा, तो यानी कि इसकी बेंडिंग यहाँ हो जाएगी, उसकी बेंडिंग यहाँ हो जाएगी, सही होगी बात। इस केस में क्या हुआ था, सबसे पहले ये वाली लाइट स्लो हो रही थी, क्योंकि सबसे पहले ये वाली लाइट लेंस को टच हो रही थी ना, तो हमने देखा था कि बेंडिंग दरमियान की तरफ हो गई थी। इसमें सबसे पहले साइडों वाली लाइट स्लो हो रही है, तो यहाँ पे साइडों की तरफ लाइट जा रही है, ठीक है। ये तो वैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अच्छा, ये जो अभी तक हमने डिस्कशन की है, ये हमने की है सिलेंड्रिकल लेंसेज के बारे में, यानी कि स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। ऐसे लेंसेज जो मेरी ग्लासेस की तरह यूँ स्फेयर में मौजूद होते हैं। अच्छा, अब कुछ लेंसेज आपके पास होते हैं सिलेंड्रिकल लेंसेज। सिलेंड्रिकल लेंसेज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल लेंस है, ठीक है, ये समझ लें कि ये ग्लास का बना हुआ है। अब जो सिलेंड्रिकल लेंस होता है ना, वो हर तरफ से बेंड नहीं होता, वो सिर्फ 2 साइडों से बेंड होता है, ठीक है। बाकी सीधा जा रहा है, 2 साइडों से बेंड हुआ है। तो अगर वो 2 साइडों से बेंड हुआ होगा, इसका मतलब है वो लाइट को सिर्फ 2 रुखों में ही कन्वर्ज करता है, सही है। अभी मैं पहले सिलेंड्रिकल कन्वेक्स लेंस की बात करने लगा हूँ। देखो, आपका ये जो स्फेरिकल लेंस होता है, ये क्या काम करता था, ये सारी लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता था। जो लाइट यहाँ से आती थी वो उसको यू कन्वर्ज करता था, यहाँ से आती थी उसको यू कन्वर्ज करता था, इधर वाली को भी कन्वर्ज, इधर वाली को भी कन्वर्ज, ऊपर वाली को नीचे, नीचे वाली को इधर, इधर वाली को इधर, इधर वाली को इधर, हर तरफ की लाइट को वो कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे ले आता था, ठीक है। जबकि ये वाला जो है, ये ऊपर वाली को भी सीधा जाने देगा, इधर वाली को भी सीधा जाने देगा, इधर वाली को भी सीधा जाने देगा, क्योंकि ये इस रुख में तो कोई बेंडिंग है ही नहीं इसमें। समझ रहे मेरी बात को यार। इसी बिल्कुल वो बता रहे हैं कि सिलेंड्रिकल लेंस बिल्कुल ऐसी होता है जिस तरह एक टेस्ट ट्यूब होती है ना, पानी से भरी हुई टेस्ट ट्यूब, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह का होता है सिलेंड्रिकल लेंस। तो आप वो देख सकते हैं, उस ऊपर वाली को तो करेगा ही नहीं, हाँ जो उसकी साइड पे आएगी
यहाँ पे आएगी उसको ज़रूर वो कन्वर्ज कर देगा, जो इस तरफ आएगी उसको ज़रूर वो कन्वर्ज कर देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल बना हुआ है ना, यहाँ पे बेंडिंग है आपके पास, तो लाइट जो है वो सारी इस तरह से कन्वर्ज होती चली जाएगी। तो अगर मैं यूँ एक सिलेंडरिकल लेंस रखता हूँ तो बजाय इसकी कि लाइट सारी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो, सारी राइट की और सारी लेफ्ट की लाइट कन्वर्ज होकर एक लाइन बन जाएगी आपके पास। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक सिलेंडरिकल लेंस है हमारे पास, सिलेंडरिकल लेंस की वजह से हर पॉइंट पे कन्वर्जन हो रही है और यूँ एक लाइन ऑफ लाइट बन गई। स्फेरिकल लेंस में एक डॉट बन रहा था, सिलेंडरिकल लेंस में एक लाइन बन रही है। यहाँ पे वो सिलेंडरिकल लेंस में दिखा रहे हैं, जो ऊपर लाइट जा रही थी वो उसी जगह पे कन्वर्ज होकर एक स्पॉट बना लिया, जो यहाँ पे आ रही थी वो उसी जगह पे कन्वर्ट होकर एक स्पॉट बना लिया, यहाँ पे आ रही थी इधर भी इसने एक स्पॉट बना लिया, ठीक है। जो जा रही थी वो जाती उस रुख में रही, लेकिन साइडों से वो कन्वर्ज हो गई। सही होगी बात। क्योंकि स्फेरिकल में क्या हो रहा था, ना सिर्फ साइडों से कन्वर्ज हो रही थी बल्कि ऊपर नीचे से भी कन्वर्ज हो रही थी, जिस वजह से वो एक पॉइंट पे आ रही थी। तो चूंकि हर लाइट वो अपने ही सामने बस एक स्पॉट बनाती जाएगी, तो स्पॉट इस तरह से एक लाइन बन जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर मैं दो सिलेंड्रिकल लेंसेज रख दूँ, मसलन ये सिलेंड्रिकल लेंस है, ये सारी लाइट को इधर और इधर ऐसे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। मैं एक और सिलेंड्रिकल लेंस रख देता हूँ इस रुख में, ये मैंने परपेंडिकुलर रखा है। ये जो सिलेंड्रिकल लेंस है ये ऊपर और नीचे की लाइट को कन्वर्ज करता है, ठीक है। ये वाला येलो वाला सिलेंड्रिकल लेंस राइट और लेफ्ट को कन्वर्ज करता है, ये वाला ऊपर और नीचे को कन्वर्ज करता है। तो ये पहले अगर एक होता तो वो तो एक लाइन फॉर्म कर रहा है, दूसरा मैंने ये भी रख दिया, अब ये उस लाइन को भी एक स्पॉट पे ले आएगा। तो यानी अगर मैं दो सिलेंड्रिकल लेंसेज को परपेंडिकुलर रखूँ तो ये स्फेरिकल लेंस की तरह काम करते हैं, क्योंकि एक राइट और लेफ्ट को कन्वर्ज कर रहा है और दूसरा ऊपर नीचे को कन्वर्ज कर रहा है, तो ओवरऑल ये स्फेरिकल लेंस की तरह काम कर लेते हैं। ओके होगी बात। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट हमारे पास, फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या होती है। जब भी हम कोई लेंस देख रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि एक मिसाल के तौर पर ये कन्वेक्स लेंस है, जिस वक्त ये लाइट पैरेलल लाइट आ रही है, पैरेलल बीम्स आ रही हैं, तो वो बीम्स जिस पॉइंट पे भी कन्वर्ज हो रही होंगी उसको, उस पॉइंट से जो डिफरेंस है ना, उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। यानी ये लेंस जिस जगह पे सारी लाइट्स को कन्वर्ज कर रहा है उस पॉइंट में और लेंस में कितना फासला है, इसको हम नाम देते हैं फोकल लेंथ। सही होगी बात। और याद रखिएगा बीम्स को ना पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि देखो मिसाल के तौर पे अगर बीम्स डाइवर्जिंग हुई, यानी कि इस तरह की बीम्स जो दूर जा रही हुई, तो ज़ाहिर बात है ये लेंस तो कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन फिर ज़रा दूर जाकर ये बीम्स मिलेंगी। और अगर बीम्स ऐसी हुई जो कि पहले एक दूसरे के करीब आ रही हुई, तो फिर ये लेंस कन्वर्ज तो करेगा लेकिन बहुत ही करीब, बहुत ही जल्दी कन्वर्ज कर लेगा। तो अगर हमने लेंस की पावर देखनी है, हम पैरेलल लाइट भेजते हैं जो ना पहले डाइवर्ज हुई हो ना पहले कन्वर्ज हुई भी हो, पैरेलल लाइट भेजते हैं और देखते हैं उसने कितना जल्दी उसको मिला दिया, ठीक है। जितनी ताकत होगी इसके अंदर उतना ही छोटी फोकल लेंथ होगी, क्योंकि जितनी ताकत है उतना ज़्यादा कन्वर्ज कर देगा, उतनी जल्दी मिला देगा। आप देखते हैं ये काफ़ी मोटा लेंस था, इसमें काफ़ी ताकत थी, इसकी फोकल लेंथ छोटी सी है, इसने काफ़ी जल्दी लाइट को कन्वर्ज कर दी। जबकि ये पतला सा लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ काफ़ी लंबी है, ठीक है, यानी कि इसकी ताकत काफ़ी थोड़ी है। तो आप कह सकते हैं कि पावर ऑफ लेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। सही होगी बात, सॉरी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि ये बेचारे की पावर थोड़ी सी थी तो इसलिए काफ़ी दूर जाके ये इन दोनों लाइट्स को मिला सका है। ये बात भी आपको समझ में आ गई। जितना ग्रेटर कर्वेचर होगा उतना जल्दी हम मिला सकेंगे, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा हाँ, यहाँ पे ना उन्होंने आई के हवाले से एक और बात की है। देखो ये बात मैंने आपको बता दी कि जितने दूर लाइट जा रही होगी वो उसको कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। यार अब अगर हम चाहते हैं कि यार लाइट चाहे पैरेलल आए, लाइट चाहे डाइवर्जिंग आए, चाहे कन्वर्जिंग आए, मैंने उसको फोकस एक ही पॉइंट पे करना है, बस इतना दूर ही करना है, एक ही पॉइंट पे करना है। तो फिर हम ना लेंस को चेंज कर लेते हैं। क्या मतलब, यहाँ पे ये लेंस था, ठीक है, अगर लाइट एक दूसरे के दूर जा रही है यानी उसको बहुत ज़्यादा कन्वर्ज करने की ज़रूरत है, तो मैंने मोटा लेंस लगा दिया, यहाँ पे बहुत ही पावरफुल लेंस लगा दिया ताकि वो जल्दी कन्वर्ज कर ले। और अगर लाइट ऐसी आ रही है जो कि पहले से कन्वर्ज हो रही है, तो मैंने बहुत ही बारीक लेंस लगा दिया ताकि थोड़ी, बस मैंने लेंस को मोटा पतला कर लिया, लेकिन मैंने कहा भाईजान आप सारी लाइट को मैं लेके एक ही पॉइंट पे आऊँगा। ये वाला काम है जो हमारी आइज़ में हो रहा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेंस था, एक पैरेलल लाइट है तो इसने यहाँ पे फोकस किया, लेकिन अब इसको दूर जाती हुई डाइवर्जिंग लाइट मिली तो ये बहुत दूर फोकस कर रहा था। हमने कहा ऐसी की तैसी, हमने इसी लेंस को इतना मोटा कर दिया कि इसने डाइवर्जिंग लाइट को भी उसी पॉइंट पे, डाइवर्जिंग लाइट को भी करीब ही फोकस कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों जगह पे एक ही जितनी जगह पे फोकस हो रहा है। समझ आ रही है बात? ऑलरेडी यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। उसके बाद आती है फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय अ कन्वेक्स लेंस। जब भी आपके पास कोई इमेज फॉर्म हो रही होती है तो उसमें वैसे कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। 50 ये आप फिगर देख सकते हैं। जो ऊपर से लाइट आ रही है वो यूँ गुजरती, एक तो पहली बात याद रखिएगा, जो भी लाइट बीम सेंटर से गुजरती है ना वो अनडिफ्लेक्टेड गुजरती है, ठीक है। आपने देखा जो सेंटर से गुजरी वो अनडिफ्लेक्टेड यहाँ पे पहुँच गई, जो ऊपर से आ रही थी वो डिफ्लेक्ट होकर इधर आ गई, जिधर से आ रही थी वो डिफ्लेक्ट होकर इधर आ गई। सही होगी बात। वेरी सिमिलरली जो पॉइंट नीचे से आ रहे थे वो भी डिफ्लेक्ट होकर वो इधर पॉइंट बन गया। तो जो इमेज आपकी यहाँ बॉटम में बन रही थी उसी तरह की इमेज पहुँच गई है,
पॉइंट बन गया वह, लेकिन टॉप पे बन गया, जो टॉप पे बना था वो बॉटम पे बन गया। तो यानी कि हमारी जो पिक्चर बन रही होती है लेंस की दूसरी तरफ है, वो पूरी उल्टी पिक्चर बन रही होती है। अगर हकीकत में आपकी ये पिक्चर थी तो लेंस की अपोजिट साइड पे उल्टी पिक्चर बन जाएगी। सही होगी बात। तो हमारी आइज़ में भी इसी तरह से होता है कि हमारी आइज़ में उल्टी पिक्चर बन रही होती है, लेकिन हमारा ब्रेन इतना तेज़ हो चुका हुआ है कि आपका ब्रेन जो भी पिक्चर, क्योंकि ब्रेन बेचारे को उल्टी पिक्चर मिलती है, ठीक है, तो ब्रेन को जो पिक्चर मिलती है वो उसको सीधा करके देखता है। जो पिक्चर आप उसको जो पिक्चर दोगे वो उसको सीधा करके देख लेगा, ठीक है, क्योंकि ब्रेन को पता है कि यार आइज़ के पास उल्टी पिक्चर ही आ रही है, तो वो हर पिक्चर को रोटेट करके चेक कर लेता है। डन होगी बात। तो ये हमने फॉर्मेशन ऑफ इमेज भी देख ली। आगे आता है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ अ लेंस डायोप्टर। किसी भी लेंस की अगर मैंने पावर चेक करी है तो मैं पावर किस तरह से मेजर करता हूँ, सीधी सी बात है, फोकल लेंथ से मेजर करूँगा। एक चीज़ पहले मुझे बताइएगा, जितना मोटा लेंस होगा या जितनी बड़ी उसकी कर्वेचर होगी उतना ही वो पावरफुल लेंस है, ठीक है। जैसे कि ये लेंस ज़्यादा पावरफुल है, ये थोड़ा पावरफुल है। सही होगी बात। अब मुझे एक और बात बताओ, जो पावरफुल लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ छोटी होती है ना, और दूसरे लेंस की फोकल लेंथ बड़ी होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं पावर को कैसे मेजर करते हैं। पावर को मेजर किया जाता है 1 मीटर डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। सही होगी बात। अब अगर कोई लेंस ऐसा है जो कि 1 मीटर दूर जाके लाइट को फोकस कर रहा है, ठीक है, यानी कि वो लाइट को कन्वर्ज तो करता है लेकिन लेंस से 1 मीटर दूर जाके, तो ऐसे लेंस की जो पावर है वो होगी 1 डायोप्टर। क्यों? क्योंकि 1 मीटर डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ कितनी है? 1 मीटर। तो 1 मीटर डिवाइडेड 1 मीटर, आंसर आ जाएगा आपके पास 1 डायोप्टर। अच्छा, अगर इससे ताकतवर लेंस ले आया मैं, ऐसा लेंस ले आया जो कि सिर्फ 0.5 मीटर में लाइट को मिला देता है, ठीक है, तो फिर उस लेंस की पावर होगी 1 मीटर डिवाइडेड बाय 0.5 यानी कि 2 डायोप्टर। वेरी गुड। अच्छा, या इसको आप कह सकते हैं पॉजिटिव 2 डायोप्टर, पॉजिटिव 1 डायोप्टर, क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है। इसी तरह एक और लेंस है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो सिर्फ 0.25 मीटर में मिला छोड़ता है, तो उसकी पावर होगी आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 0.25 यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 4 डायोप्टर। सही होगी बात। तो ये तो हमने देख लिया हम एक कन्वेक्स लेंस की पावर किस तरह से मेजर करते हैं, 1 मीटर डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। लेकिन एक और बात सोचो, ये जो कनकेव लेंस होता है, जो इस तरह का लेंस होता है, उसकी फोकल लेंथ कैसे पता चलेगी? वो तो कहीं पर लाइट को कन्वर्ज करता ही नहीं, वो तो लाइट को दूर भेजी जा रहा है, तो फिर उसका कैसे पता लगाएंगे? यार हम कहते हैं कि इसकी कर्वेचर देख लो और इसी कर्वेचर का एक ये वाला लेंस बना लो, कन्वेक्स लेंस बना लो, ठीक है। अब जैसे जिस कर्वेचर जिस थिकनेस का कन्वेक्स लेंस है ना, हम उसी हिसाब से हम कहते हैं कि यार ये कनकेव लेंस भी इसकी वो पावर होगी, बस इसकी पावर को हम नेगेटिव में लिख लेते हैं। सही होगी बात। मिसाल के तौर पर मैंने देखा कि यार इस कर्वेचर का एक कन्वेक्स लेंस है, तो मैं कहता हूँ चलो इसी कर्वेचर का आप एक कनकेव लेंस बनवा लो। तो सेम कर्वेचर का, चूँकि ये सेम कर्वेचर के लेंसेज हैं, यानी कि इनकी जो कर्व बन रही है एक ही जैसी बन रही है, सेम कर्वेचर के लेंसेज है, तो अगर इसकी पावर आपके पास 2 डायोप्टर होगी तो इसकी पावर -2 डायोप्टर होगी, ठीक है। अगर मैं इसे मोटा बनाऊँ, ये है कन्वेक्स लेंस, ठीक है, और इसी तरह का कनकेव बना लो, ये है कनकेव लेंस, तो मैं कहता हूँ अगर इस कन्वेक्स लेंस की पावर 4 डायोप्टर है तो इस कनकेव लेंस की पावर -4 डायोप्टर होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सेम कर्वेचर का कन्वेक्स लेंस होता है तो उसकी क्या पावर होगी, उसी तरह से हम कनकेव लेंस के निकाल लेते हैं। एक और बात भी याद रखिएगा कि जो कन्वेक्स और कनकेव लेंस है ना, ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, ये लाइट को डाइवर्ज कर रहा है। तो अगर आप किसी जगह पर सेम पावर का कन्वेक्स भी रख दें, कनकेव भी रख दें, तो क्या होगा? ये मिसाल के तौर पर लाइट बीम्स आ रही हैं, पहले ये जो है ये लाइट को कन्वर्ज करेगा ना, और इसका क्या काम है? लाइट को डाइवर्ज करना, तो ये लाइट को डाइवर्ज कर देगा। तो अल्टीमेटली पैरेलल आई थी, दोबारा पैरेलल हो गई, इसने कन्वर्ज की, इसने डाइवर्ज की, मिल मिला के दोबारा पैरेलल हो गई, ठीक है। तो अगर ये एक दूसरे के सामने आए तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। ओके, हो गई बात। बस यही बात थी जो यहाँ पर उन्होंने बताई हुई थी। हाँ, अगर आपने सिलेंड्रिकल लेंस की पावर निकालनी हो तो वो कैसे निकालोगे? सिलेंड्रिकल लेंस तो एक पॉइंट पे नहीं करता, तो सिलेंड्रिकल लेंस एक पॉइंट पे नहीं कर रहा, एक लाइन तो बना रहा है ना, तो बस ठीक है, आप उस लाइन को देख लो और उसी को आप उसकी फोकल लेंथ गिन लोगे। लेकिन सिलेंड्रिकल लेंस में डायरेक्शन ज़रूर बतानी होती है कि भाई ये ऊपर नीचे की लाइट को कर रहा है या साइडों की लाइट को कर रहा है या किस लाइट को कर रहा है, ठीक है। तो अगर तो जो फोकस्ड लाइन बन रही है वो कोई हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, तो आप कहते हैं कि जी इसकी इतनी पावर है इन 0 डिग्रीज़। 0 डिग्रीज़ का मतलब है कि जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल बन रही है, ठीक होगी बात। या अगर उसकी लाइन जो है वो इस तरह वर्टिकल बन रही हो तो आप कहते हो भाई इसकी इतनी पावर है इन 90 डिग्रीज़, ठीक है। ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब वो जिस भी रुख में लाइन बन रही है आप उसकी डिग्रीज़ भी बता देते हो, यानी कि बाकी लेंस की आप सिर्फ डायोप्टर में पावर बताते हो, डायोप्टर में, जबकि इस लेंस की आप पावर के साथ साथ एंगल भी बताते हो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।